नमस्कार दोस्तों, साइंस विद सचिन सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए जनरल साइंस की स्पेशल टेस्ट सीरीज, जिसका नाम है आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज में मैं कॉल कराऊंगा इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए जनरल साइंस के टॉप 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, मेरे पढ़ाए हुए सैकड़ों विद्यार्थी इंडियन आर्मी के अंदर सिलेक्ट हो चुके हैं और मेरे पढ़ाए हुए नोट्स और प्रश्नों से इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम में 90% से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो दोस्त इस बार इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों, तैयारी करते रहो। अगर आप ईमानदारी से तैयारी करोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सिलेक्ट होने से नहीं रोक सकती। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं कॉल कराऊंगा आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट का टेस्ट नंबर 56। जिन विद्यार्थियों ने आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट के पिछले 55 टेस्ट के वीडियो नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर जरूर देखें। दोस्तों, ये प्रश्न आपकी आने वाली इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, इन प्रश्नों के बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। इन सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी के अंदर लिखें और बार बार रिविजन लगाएं। दोस्तों, मेरा यही उद्देश्य है कि किसी भी मेरे प्यारे भावी फौजी का साइंस में एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए और किसी भी मेरे प्यारे भावी फौजी का साइंस की वजह से सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए। तो दोस्तों, इस बार अच्छा मौका है, अच्छे से मेहनत करें। दोस्तों, इस बार रगड़ना है, मसलना है और दुनिया को बताना है कि अपन क्या चीज है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट का टेस्ट नंबर 56 का फर्स्ट धमाकेदार वाला प्रश्न है। दोस्तों, काफी धमाकेदार वाले प्रश्न है। देखिए, फर्स्ट धमाकेदार वाला प्रश्न है, दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन देखते हैं, बैक्टीरिया द्वारा, कवक द्वारा, विटामिन द्वारा, एंजाइम द्वारा। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि दूध का या दूध को दही में परिवर्तित करने वाला जीवाणु या बैक्टीरिया कौन सा होता है? तो जीवाणु या बैक्टीरिया होता है दोस्तों, जीवाणु या बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस। अरे कौन सा होता है? लैक्टोबैसिलस। याद रखना है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट बात है कि दूध को दही में परिवर्तित करने वाला जीवाणु कौन सा होता है? लैक्टोबैसिलस। तो हमारे को प्रश्न ये पूछा है कि बताइए, दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया द्वारा, कवक द्वारा, विटामिन द्वारा या एंजाइम द्वारा? तो किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। काफी धमाकेदार वाला प्रश्न, ठीक है दोस्तों। और ये भी याद रखना है कि दूध का पीएच मान कितना होता है? दूध का पीएच मान होता है 6.4। कैसा होता है? हल्का अम्लीय। याद रखना है सभी को, दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4, ठीक है। दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? केसिन प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। और दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। सारे प्रश्न याद कराने हैं मेरे को। दूध में कौन सी शर्करा? लैक्टोज शर्करा। कभी कभार प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि बताइए, दूध में मीठापन का कारण क्या है? तो क्या बताएंगे? लैक्टोज शर्करा। और ये भी याद रखना है, दूध का दही में बदलना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। और किस परिवर्तन का? रासायनिक परिवर्तन या केमिकल चेंजेज का उदाहरण है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपको यह भी याद रखना है कि दूध की शुद्धता मापने के लिए कौन सा उपकरण काम में लिया जाता है? लैक्टोमीटर उपकरण काम में लिया जाता है। लो जी, सारे एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट प्रश्न मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या सेकंड। प्रश्न संख्या सेकंड है, निम्नलिखित में पादप वर्धी हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं, क्लोरोफिल, थाइमोसिन, ऑक्सिन, एडिनलिन, ठीक है दोस्तों। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। निम्नलिखित में से पादप वर्धी हार्मोन कौन सा है? ऑक्सिन, ठीक है। ये ऑक्सिन हार्मोन है, ये पादप की शीर्षस्थ वर्धी, ठीक है, शीर्षस्थ वर्धी में सहायक होता है, ठीक है। पादप वर्धी हार्मोन है कौन सा? ऑक्सिन, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट बात है। तो सेकंड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लोरोफिल ये किस में होता है? पत्तियों में पाया जाता है, ठीक है। क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाने वाला वर्णक होता है, जिसके कारण पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा होता है, ठीक है। ये थाइमोसिन, यह आपने सुना होगा, काफी इंपॉर्टेंट बात है। थाइमस ग्रंथि होती है, ठीक है, जो हमारी छाती में पाई जाती है, वक्ष में पाई जाती है, चेस्ट में पाई जाती है। थाइमस ग्रंथि वक्ष में पाई जाती है, इसके द्वारा स्रावित हार्मोन थाइमोसिन। एडिनलिन, ठीक है, यह आपने सुना होगा, जो इदीवृक्क ग्रंथि होती है, ठीक है, इदीवृक्क ग्रंथि होती है, ठीक है, जिसे एडिनल ग्रंथि भी कहा जाता है, उसके द्वारा स्रावित हार्मोन है कौन सा? एडिनलिन। लो जी, धमाकेदार वाला प्रश्न है। सारे एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट प्रश्न मैंने आपको बता दिए, ठीक है दोस्तों। याद रखना है, क्या बताया
कि जो एड्रिनलिन हार्मोन है ये इडिवरिक या एडिनल ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन है। थाइमोसिन या थाइमस ग्रंथि जो वक्स, चेस्ट या छाती में पाई जाती है उसके द्वारा स्रावित हार्मोन है। ये क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाने वाला वर्णक होता है जिसके कारण पत्तियों का रंग कैसा होता है, हरा होता है। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या थर्ड, पर्सन संख्या थर्ड है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी तथा बहिस्रावी दोनों की भांति कार्य करती है। ऑप्शन देखते हैं, पिट्यूटरी, अग्नाशय, थायराइड और एड्रिनल। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि एकमात्र ऐसी ग्रंथि शरीर में पाई जाने वाली जो अंतःस्रावी एंडोक्राइन और बहिस्रावी एक्सोक्राइन दोनों की भांति कार्य करती है, तो उसका आंसर क्या है, अग्नाशय या पेंक्रियाज। काफी इंपोर्टेंट पर्सन है, तो थर्ड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। लो जी, ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बताइए शरीर में पाई जाने वाली मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है, मिक्स्ड ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि। तो अभी आंसर क्या आएगा, अग्नाशय या पेंक्रियाज। याद कर लेना भाई, काफी इंपोर्टेंट बात है। शरीर के अंदर पाई जाने वाली एकमात्र मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय या पेंक्रियाज होती है। और ये भी याद रखना है कि एकमात्र ऐसी ग्रंथि जो अंतःस्रावी एंडोक्राइन और बहिस्रावी एक्सोक्राइन दोनों की भांति कार्य करती है, वो कौन सी है, अग्नाशय या पेंक्रियाज। और एक इंपोर्टेंट पर्सन और बता देता हूं लाला, क्या अग्नाशय के द्वारा इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। बहुत बार आपकी इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है कि बताइए इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है, तो क्या बताएंगे, अग्नाशय या पेंक्रियाज। लो जी, तो ये पर्सन याद रखना है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन, पर्सन संख्या 4। हाँ जी, पर्सन संख्या 4 है, देखिए, टीबी रोग से बचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा टीका लगाया जाता है। ऑप्शन है एटीएस, बीसीजी, एमएमआर और ओपीवी। तो टीबी, अरे जिसको क्या बोलते हैं, क्षय रोग बोलते हैं, ठीक है, जिसको तपेदिक बोला जाता है, जिसको यक्ष्मा बोला जाता है। एक ही बात है ना लाला, हाँ एक ही बात है। तो टीबी एक जीवाणु या बैक्टीरिया के द्वारा होती है, जीवाणु जनित रोग है या बैक्टीरिया के संक्रमण से होता है टीबी रोग, ठीक है, याद करना है सारे पर्सन लाला, ठीक है। और इस टीबी के बचाव हेतु कौन सा टीका लगाया जाता है, बीसीजी, ठीक है। अरे टीबी से बचाव हेतु कौन सा टीका लगाया जाता है, बीसीजी। और बीसीजी की फुल फॉर्म भी याद करने ना लाला, काफी इंपोर्टेंट है, बेसिलस कैलेमेटी गुरिन, बेसिलस कैलेमेटी गुरिन। सारे प्रश्न इंपोर्टेंट है भाई, सारे प्रश्नों को याद करना है, लिखना है। हाँ जी, देखो तैयारी करते रहना है, तैयारी को नहीं छोड़ना है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है 100%, तो दोस्तों तैयारी करनी पड़ेगी, सीधी सीधी सी बात है, ठीक है। जो लाला तैयारी नहीं करेगा और कॉन्फिडेंस में रहेगा, उस लाला के ठंड हो जाएगी भाई साहब, ठीक है। तो ठंड से बचने का यही उपाय है कि तैयारी जारी रखें, ठीक है। तो बीसीजी का मतलब होता है बेसिलस कैलेमेटी गुरिन, और ये बीसीजी का टीका टीबी रोग से बचने हेतु लगाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 4 का बी। लो जी, धमाकेदार वाला प्रश्न, ठीक है। ओपीवी की फुल फॉर्म होती है ओरल, क्या होती है रे, ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन। लो जी, सारे प्रश्न याद करने। एमएमआर की फुल फॉर्म होती है, ये जो ओरल पोलियो वैक्सीन है ये किसके लिए लगता है, पोलियो के लिए लगता है, याद करना है भाई सारे प्रश्न, ठीक है। ओपीयू का टीका किसके लिए लगता है, पोलियो के लिए। एमएमआर की फुल फॉर्म होती है मीजल्स, ठीक है, मम्पस और रूबेला, ठीक है, क्या, मिजल्स, मम्पस और रूबेला। लो जी, ठीक है। और एटीएस एंटी टिटेनस सीरम, एंटी टिटेनस सीरम, ठीक है, ये किसके लिए लगता है, टिटेनस के लिए लगता है। लो जी, ये एमएमआर का टीका 3 रोगों के लिए लगता है, मिजल्स, कसरा, मम्पस, गलसुआ, रूबेला, खांसी बुखार, तो 3 रोगों के लिए लगता है ये टीका, ठीक है। सारे प्रश्न याद करने, इनके बाद कुछ भी नहीं जाएगा। दोस्तों मेरे पढ़ाए हुए 400 से अधिक विद्यार्थी इंडियन आर्मी के अंदर सिलेक्ट हो चुके हैं। आर्मी का ऐसा कोई ट्रेड नहीं है जिसमें मेरे से पढ़ा हुआ कोई विद्यार्थी सिलेक्ट नहीं हुआ हो, चाहे से आप जीडी ले लीजिए, आप ट्रेडमैन ले लीजिए, कलरक ले लीजिए, टेक्निकल ले लीजिए, ठीक है, सबके अंदर बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। और भारत का ऐसा कोई आर्मी ट्रेनिंग सेंटर भी नहीं है जिसमें मेरे से पढ़ा हुआ कोई विद्यार्थी वहां से ट्रेनिंग करके नहीं निकला हो। और कई ऐसे मेरे प्यारे भावी फौजी हैं जो आज देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। तो मौका है इस बार पेपर को दूसरे को फोड़ना है दोस्तों, ठीक है, जोश के साथ, ठीक है, इस बार नंबर आना ही चाहिए। नेक्स्ट देखिए पर्सन संख्या 5, पर्सन संख्या 5 है, हाँ जी,
प्रश्न संख्या 5 है, पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य स्रोत कौन सी गैस है? ऑप्शन देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और फ्रियोन। तो पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य स्रोत कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जिसका सूत्र होता है CO2। काफी धमाकेदार वाला प्रश्न है भाई। ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य स्रोत कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये प्रश्न ऐसे भी घूम के आ जा सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य उत्तरदायी गैस, ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य उत्तरदायी गैस कौन सी होती है? तो मुख्य उत्तरदायी गैस कौन सी होती है रे? कार्बन डाइऑक्साइड बोले तो CO2। याद करना है भाई सारे प्रश्न, ठीक है। लो जी, धमाकेदार वाला प्रश्न है। प्रश्न संख्या 6 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, हाँ जी, प्रश्न संख्या 6 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक में जैव विभिन्नता, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है बायोडाइवर्सिटी, सर्वाधिक होगी? ऑप्शन देखते हैं, मरुस्थल, उष्ण कटिबंधीय वन, बर्फ से ढका पहाड़, घास के मैदान। इनमें सबसे ज्यादा बताओ, कॉमन सेंस का सवाल है भाई लाला, कि सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है? मरुस्थल में पाई जाएगी, या उष्ण कटिबंधीय वन में पाई जाएगी, या बर्फ से ढका पहाड़ में, या घास के मैदान? तो सिंपल सा जवाब है भाई, उष्ण कटिबंधीय वन होते हैं उनमें बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा होती है, जैव विविधता सर्वाधिक होती है, ठीक है। तो 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। लो जी, धमाकेदार वाले प्रश्न। प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7 पे चलते हैं दोस्तों। हाँ जी, प्रश्न संख्या 7 है, हीमोफीलिया है, ऑप्शन देखते हैं, गेंगा, रतौंधी, मलेरिया या जेनेटिक बीमारी? तो हीमोफीलिया एक जेनेटिक बीमारी है दोस्तों, ठीक है, एक आनुवांशिक रोग है, एक जन्मजात रोग है। लो जी, ऐसे ही प्रश्न आएंगे दोस्तों, आनुवांशिक रोग या जन्मजात रोग है। दोस्तों मैं ये जो वीडियो मैं इसमें सॉल्यूशन करा रहा हूँ, ये टेस्ट नंबर 56 है। जो भी विद्यार्थी, जो भी मेरे प्यारे भाभी फौजी इस चैनल पर नए हैं, वो पिछले, और जो विद्यार्थी, जो मेरे प्यारे भाभी फौजी बहुत लंबे समय तक चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं, वो सभी इन 56 टेस्ट के वीडियो को पूरे को अपनी कॉपी के अंदर लिख लो। कंप्लीट वीडियो के प्रश्नों को अपनी कॉपी के अंदर लिख लो। एक प्रश्न गलत नहीं होगा साइंस के अंदर। मैं बोल रहा हूँ पेपर को दूसरे को फोड़ के आओगे, कहना मान लो। जो ज़्यादा दिमाग लगाएगा उसके ज़्यादा ठंड होने के चांस है। और एक्चुअल में अगर साइंस में प्रॉब्लम है, मैं बोल रहा हूँ आप अपनी कॉपी के अंदर 56 टेस्ट के वीडियो के सारे प्रश्न लिखो और एक एक के रिविजन लगाओ। अगर एक भी प्रश्न बाहर आ जाए तो कॉपी मेरे पास ले आना, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल एक भी पर्सन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप मेहनत करते रहो। तो देखो, हीमोफीलिया क्या है? एक जेनेटिक बीमारी, आनुवांशिक रोग या जन्मजात रोग है, ठीक है। और इस हीमोफीलिया के अंदर क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता है। अरे रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो आपको ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए ऐसा कौन सा जेनेटिक बीमारी, आनुवांशिक या जन्मजात रोग है जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता, ब्लड क्लोट नहीं होता, ब्लड क्लोटिंग नहीं होती? तो कौन सा है? हीमोफीलिया। तो 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8, देखिए प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से यौगिक है, कंपाउंड है, पारा, ओजोन, वायु, अमोनिया। तो देखो, पारा एक तो धातु है जिसका प्रतीक होता है Hg, ओजोन जिसका सूत्र होता है O3। तो पारा तो एक धातु या मेटल है, ठीक है। और ओजोन क्या है? ये एक ऑक्सीजन का अपरूप है। और ऑक्सीजन का क्या है? अपरूप। ऑक्सीजन का एलोट्रोप है। लो जी, हाँ जी। नेक्स्ट, वायु एक प्रकार का क्या है? मिश्रण है। अरे क्या है? मिश्रण है, ठीक है। अमोनिया ये क्या है? ये यौगिक का उदाहरण है, कंपाउंड का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि इसका रासायनिक सूत्र होता है NH3, ठीक है। तो इसमें यौगिक कौन सा है? अमोनिया। तो 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। लो जी, धमाकेदार वाला प्रश्न। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 है, कार्बन के जिस अपरूप में मुक्त या स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वह है हीरा, कोयला, ग्रेफाइट और कोक। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि कार्बन के जिस अपरूप में मुक्त इलेक्ट्रॉन या स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वह कौन सा है? ग्रेफाइट। क्योंकि ग्रेफाइट विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है। क्या होती है? सुचालक। और सुचालक इसलिए होती है क्योंकि इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन या स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। प्रश्न कैसे भी घूम के आए, ठीक है, मैं सब कुछ प्रश्नों को ले रहा हूँ। तो 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। लो जी। और हीरा विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। अरे यस या नो? बिल्कुल यस। और ये कोयला होता है, 4 प्रकार का सुना होगा। एक तो एंथ्रोसाइट, ठीक है। और कौन सा होता है? बिटुमेनी, ठीक है। और एक कौन सा होता है? सुना है ना, एंथ्रोसाइट, बिटुमेनी। एक होता है लिग्नाइट और एक होता है पीट। कोयला कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। कौन कौन सा?
एंथ्रोसाइट, बिटुमेनी, लिग्नाइट और पीट। सबसे उत्तम श्रेणी का कोयला एंथ्रोसाइट, सबसे निम्न श्रेणी का कोयला पीट। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट। मुलायम कोयला कौन सा, बिटुमेनी। बुरा कोयला कौन सा, लिग्नाइट। सारे प्रश्न याद रखने। ठीक है दोस्तों, लो जी नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। कौन सा पादप हार्मोन है, ऑप्शन देखते हैं। इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। तो यहाँ पादप हार्मोन कौन सा है, साइटोकाइनिन। तो 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और ये साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है और ये कोशिका विभाजन में सहायक होता है। और किस में सहायक होता है, कोशिका विभाजन में सहायक होता है। कोशिका विभाजन में सहायक पादप हार्मोन कौन सा है, साइटोकाइनिन। और एक पिछले प्रश्न में बताया था ऑक्सीन, ये पादपों की लंबाई में वृद्धि करता है। ठीक है, ऑक्सीन। सारे याद करने। लो जी, तो 10 का करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 है दोस्तों, संकटकालीन परिस्थितियों में मनुष्य को लड़ने, डरने तथा पलायन को प्रेरित करने वाली ग्रंथि है। ऑप्शन देखते हैं। इडीवृक्क ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और थाइमस ग्रंथि। तो संकटकालीन परिस्थितियों में मनुष्य को लड़ने, डरने तथा पलायन को प्रेरित करने वाली ग्रंथि कौन सी है, एक ही है, एडिनल ग्रंथि, जिसे इडीवृक्क एडिनल ग्रंथि या जिसे इडीवृक्क ग्रंथि भी कहा जाता है। लो जी, धमाकेदार वाला प्रश्न। तो आपको याद करना है कि संकटकालीन ग्रंथि या संकटकालीन परिस्थितियों में मनुष्य को लड़ने, डरने तथा पलायन को प्रेरित करने वाली ग्रंथि कौन सी, इडीवृक्क ग्रंथि, जिसे एडिनल ग्रंथि भी कहा जाता है। तो 11वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और ये याद रखना है, जैसे आपकी किडनी है, ये 2 जोड़ी होती है। ठीक है, तो ये जो एडिनल ग्रंथि है ये पाई जाती है किडनी के ऊपर। किसके ऊपर पाई जाती है, किडनी के ऊपर, एक जोड़ी ऐसे। लो जी, तो लोकेशन भी बता दी है। क्यों, क्योंकि वृक्क के ऊपर पाई जाती है। वृक्क है ना, इनको वृक्क बोलते हैं, इनको गुर्दे बोलते हैं, इनको किडनी बोलते हैं, एक ही बात है। ठीक है लाला, हाँ जी। तो किडनी या वृक्क या गुर्दे के ऊपर कौन सी ग्रंथि, इडीवृक्क ग्रंथि, जिसे एडिनल ग्रंथि भी कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि कहाँ होती है, तो ये मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि कहाँ होती है, मस्तिष्क में। थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है, गले में। और थाइमस ग्रंथि कहाँ होती है, ये वक्ष या छाती में पाई जाती है। लो जी, सारे इंपोर्टेंट प्रश्न मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 है, जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी। ऑप्शन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन। तो जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की दोस्तों, हाँ जी, जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी। लो जी, धमाकेदार वाला प्रश्न, पूरे बता देता हूँ। देखो, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे थॉमसन ने। अरे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे थॉमसन ने। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की, जेम्स चैडविक ने। ठीक है, प्रोटॉन की खोज किसने की, हाँ जी, गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन या कई बुक के अंदर रदरफोर्ड भी दे रखा है, गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड। ठीक है, लो जी, धमाकेदार वाला प्रश्न। वैसे करेक्ट आंसर गोल्डस्टीन ही है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक और प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की, ये सभी मेरे प्यारे भाभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। जब आपको मैं इतने प्रश्न दे सकता हूं तो आप इसका आंसर क्यों नहीं ठोक सकते भाई। सारे भाई लोग जो भी वीडियो देखेगा वो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा। और मान लीजिए इसका आंसर जिसको आता है, मान लीजिए सिलेक्शन उसका पक्का इस बार। सारे भाई लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ठोक दो, जरूर ठोकना है भाई। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की, देखते हैं किस किस के जवाब आते हैं। ठीक है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की, सबको आंसर देना है। ठीक है, तो जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी, न्यूट्रॉन। तो 12वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और पॉजिट्रॉन की खोज किसने की, ये सभी वीडियो देखने वाले मेरे प्यारे भाई फौजी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की। देखते हैं किन किन का जवाब आता है। हाँ जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 है, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं। ऑप्शन देखते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जमा हुआ वर्षा का जल, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर साधारण बर्फ, -53 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमा हुआ जल। तो शुष्क बर्फ या जिसे ड्राई आइस कहा जाता है, ये होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस CO2। ठीक है, ये अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो शुष्क बर्फ या ड्राई आइस किसे कहा जाता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड या ठोस CO2 को। तो 13वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 है दोस्तों, हाँ जी,
प्रश्न संख्या 14 है, काफी अच्छा प्रश्न है। एलपीजी का मुख्य घटक है, ऑप्शन देखते हैं, मीथेन, इथेन, पेंटेन और ब्यूटेन। तो एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? ब्यूटेन। और ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C4H10। ठीक है। और एलपीजी का पूरा नाम क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, बोले तो द्रवित पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? द्रवित पेट्रोलियम गैस। लो जी, और ये भी याद रखना है, सीएनजी होती है ना एक, हाँ जी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, बोले तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है, ये काफी इंपोर्टेंट बात है भाई, संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी। और सीएनजी का मुख्य घटक क्या होता है? मीथेन। और मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH4। लो जी, सारे इंपोर्टेंट प्रश्न आपको याद रखने। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 है, डायबिटीज के रोगी का कौन सा अंग सही ढंग से कार्य नहीं करता है? ऑप्शन देखते हैं, हृदय, मस्तिष्क, अग्नाशय और यकृत। तो जो डायबिटीज, जिसे आप मधुमेह बोलते हो, जिसे आप शुगर बोलते हो, हाँ जी, जो मधुमेह, डायबिटीज या शुगर वाले जो पेशेंट होते हैं, रोगी होते हैं, उनका कौन सा ऑर्गन सही ढंग से कार्य नहीं करता? अग्नाशय या पैंक्रियाज। तो 15वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो दोस्तों, आज मैंने इस वीडियो में आपको हल कराया आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट का टेस्ट नंबर 56। जिन विद्यार्थियों ने आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट के पिछले 55 टेस्ट के वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है और अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट जब आप खोलोगे तो आपको 56 के 56 टेस्ट के वीडियो क्रम वाइज मिल जाएंगे। तो दोस्तों, इन प्रश्नों को जरूर देखें, इन प्रश्नों के बाद कुछ भी नहीं जाएगा। और सभी मेरे प्यारे भाभी फौजी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ठोको कि 15 में से कितने % सही हुए। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे ईमानदारी से तो दोस्तों इनको सभी ग्रुपों में फैलाओ। हाँ, ईमानदारी से, सच्ची दिल से अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें, क्योंकि मेरा यही उद्देश्य है कि इस बार 1000 पार। ठीक है, हाँ जी, इस बार 500 नए फौजी बनाने हैं मेरे को। तो अगर दोस्तों आप शेयर करोगे तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट के पास ये वीडियो जाएगा, तो ज़्यादा स्टूडेंट मेरे से ऑनलाइन पढ़ पाएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं वो पिछले पुराने अपलोड वीडियो जरूर देखें दोस्तों, इन प्रश्नों के बाद कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अच्छे से मेहनत करते रहें, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसा बना आशियाना, तो बोली बननी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो दोस्तों, जब एक चिड़िया घोंसला बनाती है तो कई बार उसके मुंह से तिनका छूटकर गिर जाता है, लेकिन उसका लक्ष्य यही रहता है कि कुछ भी हो जाए घोंसला तैयार करना है। अगर आपका लक्ष्य आर्मी के अंदर जाना है, दिल से है जाना, तो दोस्तों आप मेहनत करोगे, पक्का मेहनत करोगे। और दोस्तों, मेरे उम्मीद है कि आप मेहनत करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।